नमस्कार दोस्तों। आज के इस ज्यूरिस्प्रूडेंस की लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट डिसाइसिस किस चीज को कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या होती है, और जो ओबिटर डिक्टा टर्म आपने कई बार सुनी होगी उसका मतलब क्या होता है, और जो आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को अप्लाई किया, वो डॉक्ट्रिन क्या कहती है। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने कोर्ट में कई बार प्रैक्टिस करते हुए गलती से किसी जजमेंट के ओबिटर को उस केस का रेशियो बता करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया तो जज के सामने आपका एक बहुत ही खराब इंप्रेशन जाता है, और इसलिए आपको इस चीज से बचना चाहिए और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं इन सभी टर्म्स को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है उसका मतलब है कि अगर मान लीजिए ए कोर्ट ने पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर एक लॉ अप्लाई किया तो जो बी कोर्ट है सेम ज्यूरिसडिक्शन में उससे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर आप वही लॉ अप्लाई करेंगे। और जो टर्म स्टेट डिसाइसिस है उसका बेसिकली मतलब है कि स्टैंडिंग बाय द डिसाइडेड थिंग्स, यानी कि जो चीज पहले से डिसाइडेड हो चुकी है, जिसके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब उस चीज को आपको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो आप उससे कोई भी कॉन्ट्ररी व्यू नहीं अपना सकते। और जो टर्म स्टेट डिसाइसिस है उसका अगर हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो 17th सेंचुरी से पहले ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि 17th सेंचुरी से पहले बेसिकली हमारे पास केस लॉ रिपोर्ट्स नहीं होती थी कि किस जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया है, उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता था। ये सूरत तब बदली जब 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक्सचेकर कोर्ट्स ने अपनी केस लॉ रिपोर्ट्स को पब्लिश करना शुरू किया, और उसके बाद हमको ये जरूरत महसूस हुई कि अगर पुराने फैक्ट्स पर एक पर्टिकुलर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है तो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर दूसरी कोर्ट को भी वही लॉ अपहेल्ड करना चाहिए। और ये जो नीड थी कि आपको बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, ये बेसिकली 1833 के केस में मायर हाउस वर्सेस रेनल में इंग्लैंड में ये एस्टेब्लिश हुई, और फाइनली द थ्योरी वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट्स ऑफ 1873 एंड 1875। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एक्ट्स जो थे 1873 और 1875 के, उसके द्वारा इस चीज को एक अमली जामा पहना दिया गया, और ये जो स्टेट डिसाइसिस की जो डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली अपने कॉन्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आई। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम में ये स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन किस तरीके से अप्लाई होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 141, जो कि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ कोई भी लॉ भारत की सभी अदालतों पर बाइंडिंग होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर कर दिया है तो भारत की सभी कोर्ट्स पर ये एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। यानी कि भारत की सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ लॉ फॉलो करना होगा और वो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 141 के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है ऑल कोर्ट्स, क्या उसके अंदर भारत की सुप्रीम कोर्ट भी आती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजन से बाउंड नहीं होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को फॉलो करती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी लार्जर बेंच ने किसी चीज पर एक फैसला सुना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की स्मॉलर बेंच को उस फैसले को फॉलो करना ही होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें पता है कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन करी गई थी, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी। यानी कि ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है अगर उसको ओवररूल करना है तो सुप्रीम कोर्ट को 13 जजेस से भी एक बड़ी बेंच बिठानी होगी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ओवररूल कर सकती है। जब तक कि ये बेंच नहीं बैठेगी तब तक 13 जजेस की बेंच के द्वारा दिया हुआ केशवानंद भारती का डिसीजन ही बाइंडिंग है सभी कोर्ट्स पर, और वो फॉलो किया जाएगा सभी कोर्ट्स के द्वारा, और उससे कोई भी कॉन्ट्ररी व्यू नहीं लिया जा सकता। हालांकि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसले से पलट सकती है अगर कोई कंपेलिंग रीजंस हैं, यानी कि अगर कोई वैलिड रीजंस हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने डिसीजन को भी ओवरटर्न कर सकती है। अगर उसे लगता है कि वो डिसीजन एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में दिया गया था या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर सकती है। और ये जो स्टेट डिसाइसिस का जो प्रिंसिपल है इसका इंपॉर्टेंस समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि सर्टेनिटी एंड कंटिन्यूटी आर एसेंशियल टू द रूल ऑफ लॉ। यानी कि लॉ में एक सर्टेनिटी हो और कंटिन्यूटी हो, ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि लॉ में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, लॉ अपने आप ही कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर लॉ सर्टेन नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा फ्लडगेट्स ओपन हो जाते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के। और जो पब्लिक का ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि कोर्ट्स के द्वारा सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी फॉलो की जाए, ताकि जनता में एक विश्वास रहे कि जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर
डॉक्ट्रिन है स्टेट डिसाइसिस की जिसके थ्रू उनको न्याय दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी जज आर्बिट्रली कुछ भी डिसाइड कर दे रहा है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हायरार्की और जुडिशियल डेकोरम का क्या इंपॉर्टेंस है स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन में। कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि 2 जजेस बेंच ने एक पर्टिकुलर फैक्ट्स पर एक पर्टिकुलर लॉ ले डाउन किया और 2 जजेस की बेंच ने पर्टिकुलर डिफरेंट फैक्ट्स पर एक डिफरेंट लॉ ले डाउन किया और वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में इनको एक 3 जजेस बेंच को यानी कि फुल बेंच को उसको रेफर करना होगा, तभी उस पर एक फाइनल वर्डिक्ट दिया जा सकता है। 2 जजेस की बेंच पुरानी 2 जजेस की बेंच के डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकती है। और यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है एक सिंगल जज की बेंच पर, यानी कि अगर एक सिंगल जज के बेंच ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर लॉ ए ले डाउन किया है और एक पर्टिकुलर सिंगल जज की बेंच ने पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर लॉ बी ले डाउन किया है और ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें लार्जर बेंच को इसको रेफर करना होगा, तभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सिंगल जज की बेंच अपने पुराने सिंगल जज की बेंच के डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकती है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो स्टेट डिसाइसिस का रूल है ये रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है, यानी कि क्या इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है या फिर ये चेंजेस को अलाउ करता है। वैसे देखा जाए तो जो स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी और एफिशिएंसी पर बेस्ड है, बट इट इज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल कमांड, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए अगर कोई भी रॉन्ग हो रहा है, यानी कि कुछ भी लीगल रॉन्ग हो रहा है, तो कोर्ट उस चीज को अलाउ नहीं करेगी और उस केस में स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन से आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द रूल शुड नॉट बी यूज्ड टू परपेचुएट अ रॉन्ग इफ अ कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट अ प्रीवियस डिसीजन वाज एरोनियस, यानी कि अगर कोर्ट ये कन्विंस हो जाती है कि उसके द्वारा दिया हुआ प्रीवियस डिसीजन गलत था या फिर वो लॉ को सही तरीके से ध्यान में रख करके नहीं दिया गया था, तो उस केस में स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को किसी भी तरीके का रॉन्ग को परपेचुएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि स्टेट डिसाइसिस की जो डॉक्ट्रिन है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एफिशिएंसी, और इसकी वजह से किसी भी पार्टी को प्रेजुडिस, उसके इंटरेस्ट को हम प्रेजुडिस नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए किसी पार्टी के साथ गलत हो रहा है या फिर इनजस्टिस हो रहा है, तो उस केस में हम स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यही चीज ले डाउन करी गई थी मकतुल वर्सेस मनभारी के केस में। इस केस में यह बोला गया था कि दैट इफ अ डिसीजन हैज बीन फ्रीक्वेंटली चैलेंज्ड or weakened by a higher authority like the Privy Council, the state decisis no longer applies। यानी कि अगर प्रीवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट इस केस में मान लीजिए उसके द्वारा कोई भी लॉ को अगर चैलेंज कर दिया गया है या उसकी अथॉरिटी को वीकन कर दिया गया है, तो उस केस में स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली बाचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आप डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा दे सकते हैं किसी को, आप हर केस में मौत की सजा नहीं दे सकते। इस केस में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आइडिया दैट अ 5 जज बेंच कुड नेवर रिकंसीडर अ प्रीवियस 5 जजेस बेंच डिसीजन ऑन डेथ पेनल्टी। इस केस में जगमोहन सिंह नाम का एक जजमेंट था, वो भी 5 जजेस बेंच के द्वारा डिसाइडेड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि जो 5 जजेस बेंच है वो पुराने 5 जजेस बेंच के डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन है वो एंटी रिजिडिटी है, यानी कि स्टेट डिसाइसिस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट शुड नॉट बिकम अ टायरेनियस मास्टर। यानी कि स्टेट डिसाइसिस केवल और केवल जस्टिस को सर्व करता है, ये एक टायरेनियस मास्टर नहीं हो सकता। यानी कि स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली सोशल ग्रोथ को फर्दर करती है। इफ फॉलोड ब्लाइंडली द लॉ वुड स्टॉप ग्रोइंग एंड फेल टू एडजस्ट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि लॉ को हमेशा जो सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स हैं उनको एडहेयर करना होता है, और अगर लॉ ने ग्रो करना बंद कर दिया तो उस केस में क्या है कि लॉ सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड्स हैं उनके साथ एडहियर नहीं कर पाएगा, और इस केस में जो लॉ का पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस चीज को अलाउ नहीं कर सकते, स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन को फ्लेक्सिबल रहना होगा। बाचन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि अब कुछ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं, यानी कि अब कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया है, क्योंकि जब ये जगमोहन सिंह का फैसला सुनाया गया था तब हमारा क्रिमिनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अब कुछ नए चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि 1973 की सीआरपीसी में एक सेक्शन 354 इंसर्ट किया गया है, जिसके थ्रू लाइफ इंप्रिजनमेंट को रूल बना दिया गया है और जो डेथ पेनल्टी है उसको एक एक्सेप्शन बना दिया है। और जो नया जो फंडामेंटल राइट्स का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो कि मेनका गांधी केस के बाद इवॉल्व किया है, जिसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर मेनका गांधी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि किसी व्यक्ति की लिबर्टी और डिग्निटी को कर्टेल करता है,
सो इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि वो लॉ आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, उसको जस्ट होना पड़ेगा, वो फेयर होगा और रीजनेबल होगा। और कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज भी थी जिसको इंडिया ने साइन कर लिया था उस वक्त, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस जगमोहन सिंह के जजमेंट को हम रिव्यू कर सकते हैं, भले ये 5 जजेस बेंच का क्यों ना हो। और इस केस में, बाचन सिंह के केस में, इस जजमेंट को रिव्यू किया गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन है उसके और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है कि अगर पुराना डिसीजन पर इंक्यूरियम है, यानी कि अगर कोई भी पुराना डिसीजन इन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ दिया गया है, यानी कि उसने लॉ को सही तरीके से कंसीडर नहीं किया था, तो उस केस में जो पुराना डिसीजन है वो दूसरी कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं होता है। अ डिसीजन इज पर इंक्यूरियम थ्रू लैक ऑफ केयर इफ इट वॉज मेड इन इग्नोरेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टैट्यूट और बाइंडिंग अथॉरिटी, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जिसने रेलिवेंट स्टैट्यूट को ही इग्नोर कर दिया, मान लीजिए कि मर्डर का ट्रायल था और उसमें जो कोर्ट है उसने सेक्शन 302 को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, या फिर सेक्शन 302 के कुछ एलिमेंट्स को मिस कर दिया जो कि एसेंशियल थे उस केस में, तो उस केस में उसकी कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होगी उस जजमेंट की दूसरी कोर्ट्स के ऊपर। सच डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन लेटर कोर्ट्स, यानी कि जो बाद वाली कोर्ट्स किसी भी मैटर को देखेंगी उनके ऊपर वो पुराना फैसला बाध्य नहीं होगा। और इसका जो क्राइटेरिया है, अगर आपको किसी भी पुराने डिसीजन को पर इंक्यूरियम प्रूव करना है, टू प्रूव अ डिसीजन इज पर इंक्यूरियम वन मस्ट शो अ स्पेसिफिक स्टेप इन द जजेस रीजनिंग वाज फॉल्टी बिकॉज दे फेल्ड टू मेंशन अ लॉ और अ केस दैट वुड हैव चेंज्ड द आउटकम। यानी कि अगर आपको ये शो करना है कि जो पुराने जज ने जो डिसीजन दिया है वो फॉल्टी है, तो आपको ये शो करना होगा कि जो पुराने जजेस की रीजनिंग थी उसमें वो एक इंपॉर्टेंट लॉ को कंसीडर करना भूल गए थे, या फिर उन्होंने भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट के वायलेशन में जजमेंट दिया है जिसकी वजह से उनके जजमेंट का जो आउटकम है वो पूरी तरीके से बदल जाता। तो उस केस में वो जजमेंट जो उस जज के द्वारा दिया गया है वो पर इंक्यूरियम है, यानी कि दैट इज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। और जो स्टेट डिसाइसिस के केस का दूसरा एक्सेप्शन है दैट इज डिसीजन सब साइलेंशियो, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट के सामने बहुत सारे पॉइंट रेस किए गए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोर्ट के सामने कोई भी आर्गुमेंट नहीं रखी गई और इसलिए इस पॉइंट के ऊपर जो कोर्ट का जजमेंट है वो साइलेंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो जजमेंट है वो स्टेट डिसाइसिस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए जो स्टेट डिसाइसिस के केसेस की जो एक्सेप्शन की समरी है वो प्रोफेसर रूपर्ट क्रॉस ने इस तरीके से समराइज करी है। प्रोफेसर क्रॉस लिस्ट सेवरल रीजंस व्हाई अ कोर्ट माइट नॉट फॉलो अ प्रीवियस डिसीजन इंक्लूडिंग इफ इट कन्फ्लिक्ट्स विद अनदर डिसीजन ऑफ द सेम कोर्ट, यानी कि अगर कोई भी पुराना ऐसा डिसीजन है जो कि सेम कोर्ट के एक और पुराने डिसीजन के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसको स्टेट डिसाइसिस नहीं माना जाएगा। दूसरा स्टेट डिसाइसिस के एक्सेप्शन प्रोफेसर क्रॉस बताते हैं कि इफ इट हैज बीन ओवररूल्ड बाय अ हायर कोर्ट, यानी कि अगर कोई भी पुराना ऐसा डिसीजन है जिसको हायर कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है, यानी कि उसको पलट दिया है, तो उस केस में वो डिसीजन स्टेट डिसाइसिस नहीं होगा। और जो तीसरा एक्सेप्शन है, प्रोफेसर क्रॉस कहते हैं कि इफ इट इज ऑब्सोलीट, ऑब्सक्योर और टू ब्रॉडली स्टेटेड, यानी कि जो पुराना डिसीजन है वो ऑब्सोलीट है और वो ऑब्सक्योर है या फिर टू ब्रॉडली स्टेटेड है, यानी कि वो क्लियर नहीं है अपने ही आप में और वो काफी ज्यादा ब्रॉडली स्टेटेड है, यानी कि आप उसको नैरो कर करके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए वो स्टेट डिसाइसिस उस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं माना जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या है। इस डॉक्ट्रिन को गोलकनाथ केस में 1967 में ले डाउन किया गया था। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के काफी सारे मेजर्स लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन क्या हो रहा था कि फंडामेंटल राइट्स उनके रास्ते में आ रहे थे। आर्टिकल 13 में ये लिखा था कि कोई भी लॉ अगर जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बेसिकली लॉ ही है और इसलिए कोई भी लॉ यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस केस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो केस है गोलकनाथ का, ये बेसिकली आपको पता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर 1951 में शंकरी प्रसाद का मामला आया, उसके बाद सज्जन सिंह का मामला आया और फिर उसके बाद जाकर के ये गोलकनाथ का मामला आया, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13 और इसलिए कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन को दिया कि क्योंकि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए जा चुके थे 1967 से पहले, तो उनको सेव करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी जो जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी अब उसको सरकार वापस नहीं लौटा सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1967 यानी कि इस जजमेंट की डेट से पहले जितना भी जमीन अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है
वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण करती है तो उस केस में सरकार को उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती सरकार जो लोगों के राइट्स को, राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करे। और इसी डॉक्ट्रिन को प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्रिन कहा जाता है और ये एक इनोवेशन थी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है ये भारत के कंटेक्स्ट में अप्लाई करी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इनवैलिड करार दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहे थे। और जो सॉल्यूशन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, टू अवॉइड क्रिएटिंग टोटल केओस इन द कंट्रीज लैंड रिफॉर्म, द कोर्ट रूल्ड that its decision would apply only to future cases. Everything done in the past under those amendments will remain valid. यानी कि कुछ भी अगर 1967 से पहले हो गया है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी ऐसा लॉ अगर सरकार बनाती है जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट किया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। तो आइए अब हम समझते हैं कि रेशियो डेसिडेंडाई क्या होता है। रेशियो डेसिडेंडाई, जैसे रीजन फॉर द डिसीजन भी बोला जाता है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ दैट फॉर्म्स द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट। यानी कि जजमेंट का वो हिस्सा जो कि बाइंडिंग पार्ट फॉर्म करता है, यानी कि जो अथॉरिटेटिव वैल्यू रखता है, और वो हिस्सा जजमेंट का केवल जिसकी बाइंडिंग अथॉरिटी होती है, आगे आने वाले कोर्ट्स को उस चीज को फॉलो करना होता है, उसी को रेशियो डेसिडेंडाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम केशवानंद भारती जजमेंट को देखें तो केशवानंद भारती जजमेंट में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन अगर उसने कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है तो इस केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है प्रोवाइडेड कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे, ये केशवानंद भारती केस का रेशियो डेसिडेंडाई है। और अगर हमें ये देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल उस जजमेंट का बेसिकली रेशियो डेसिडेंडाई है तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको प्रोफेसर वॉम्बॉग ने ले डाउन किया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि अगर किसी भी केस का कोई भी अगर हम लीगल प्रपोजिशन उसको रिवर्स कर दें, यानी कि उसको उल्टा कर दें, और उसको उल्टा करने की वजह से जो केस का आउटकम है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो रेशियो डेसिडेंडाई नहीं है। क्योंकि रेशियो डेसिडेंडाई तो एक ऐसी फंडामेंटल चीज होती है इस जजमेंट की जिसकी वजह से वो जजमेंट होल्ड करता है, यानी कि जजमेंट का पूरा आधार उस रेशियो डेसिडेंडाई पर ही टिका होता है। अगर आप रेशियो डेसिडेंडाई को ही पलट दे रहे हैं और उसकी वजह से जजमेंट के आउटकम पर कोई असर नहीं आ रहा है तो वो बेसिकली जो प्रपोजिशन है वो लीगल प्रपोजिशन उस केस का रेशियो डेसिडेंडाई नहीं हो सकता। और रेशियो डेसिडेंडाई को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर गुडहार्ट कहते हैं कि द रेशियो इज द डिसीजन बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी कि जो रेशियो है वो बेसिकली जजमेंट के मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा डिसीजन जो जजमेंट के केवल और केवल मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर दिया गया है केवल उसी को आप रेशियो डेसिडेंडाई बोलेंगे। यानी कि जिस डिसीजन से केस के मटेरियल फैक्ट्स को डिसाइड किया जा रहा है केवल उसी को आप रेशियो डेसिडेंडाई बोलेंगे, और कोई भी अगर डिसीजन किसी भी और फैक्ट को जो कि उस केस का मटेरियल फैक्ट नहीं है उसको डिसाइड कर रहा है तो आप उसको उस केस का रेशियो डेसिडेंडाई नहीं बोलेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि ओबिटर डिक्टम किस चीज को कहते हैं। ओबिटर डिक्टम जिसका मतलब होता है थिंग सेड बाय द वे, यानी कि ये जो सेइंग्स हैं, यानी कि कोई ऐसे स्टेटमेंट अगर कोर्ट ने दिए हैं किसी भी केस को डिसाइड करते हुए जो कि उस केस के मटेरियल फैक्ट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, और ये पासिंग रिमार्क्स कोर्ट ने दे दिए कि इस तरीके की एक पॉलिसी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में रिफॉर्म आ जाए, और बेसिकली वो उस जजमेंट के कोर इश्यूज को डिसाइड नहीं कर रहा है और वो केवल और केवल पासिंग रिमार्क्स हैं, तो उस केस में उसको ओबिटर डिक्टा बोला जाता है। यानी कि वो केवल एक पासिंग रिमार्क है, वो यूं ही सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी भी कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन मात्र है, क्योंकि उसकी वजह से जो केस के इश्यूज पर जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसका मतलब है कि ओबिटर डिक्टा आर द ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट्स मेड बाय अ जज दैट आर नॉट नेसेसरी टू डिसाइड द केस। यानी कि ये जज के द्वारा दी गई कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि केस को डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और अगर हम इसका जो वेट देखें तो ये केवल और केवल एक परसुएसिव वैल्यू होल्ड करता है, इसकी कोई भी बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती है स्टे डिसाइसिस जैसी। तो ये ओबिटर डिक्टा का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे हेल्प द लॉ टू ग्रो एंड कैन पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन द लीगल सिस्टम टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये लॉ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और अगर लीगल सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट है तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको यहाँ पर ये जो लीगल सिस्टम में ये जो डिफेक्ट है इसको क्योर करने की जरूरत है। हालांकि ओबिटर डिक्टा में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं। कुछ डिक्टा केवल और केवल एक कैजुअल रिमार्क्स टाइप होते हैं, यानी कि ये पासिंग रिमार्क्स टाइप होते हैं, लेकिन कुछ डिक्टा
डेलिब्रेट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, यानी कि कोर्ट इनको इसलिए एक्सप्रेस करती है, इन ओपिनियंस को इसलिए एक्सप्रेस करती है क्योंकि कोर्ट इनके माध्यम से लॉ या पॉलिसी में कोई फंडामेंटल चेंज चाहती है और वो गवर्नमेंट का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहती है। जैसे आपने मेरी शाहबानो की वीडियो में देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शाहबानो के केस में बेसिकली यूसीसी के ऊपर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया और उसने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि आपको यूसीसी लाने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेलिबरेटली चाहती थी कि उनके ओपिनियन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो यूसीसी पर काम करे, और इसलिए ये जो डिक्टा है ये बेसिकली एक डेलिबरेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था। तो आइए हम जानते हैं कि जो स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल है उसको कोर्ट्स किस तरीके से अप्लाई करती हैं। तो ये दो तरीके से अप्लाई करती हैं, एक तो ये डिसीजन ऑन अथॉरिटी देती हैं और दूसरा डिसीजन ऑन प्रिंसिपल की तरह इसको अप्लाई करती हैं। ऑन अथॉरिटी का मतलब है व्हेन अ केस हैज एग्जैक्ट सेम फैक्ट्स एज द प्रीवियस वन द जज सिंपली फॉलोज द एग्जिस्टिंग रूल, यानी कि जो ए केस के फैक्ट्स थे वो बी केस के फैक्ट्स से बिल्कुल सेम है और इसलिए इस केस में जो कोर्ट है वो बेसिकली ए केस में जो होल्ड किया गया था उसी को अप्लाई करेगी। तो वहीं दूसरे सिचुएशन में ऑन प्रिंसिपल में अगर हम देखें, व्हेन द फैक्ट्स आर डिफरेंट द जज क्रिएट्स अ न्यू प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एनालॉजी, यानी कि अगर फैक्ट्स ही डिफरेंट है फंडामेंटली तो उस केस में क्या होता है कि जो जज है, मान लीजिए कि ए केस है और बी केस है, ए केस के फैक्ट्स बी केस से थोड़े अलग हैं, यानी कि जो ए केस है ये अर्लियर डिसाइडेड है और बी केस की सुनवाई अभी चल रही है, और ए केस के फैक्ट्स बी केस से थोड़े अलग हैं। तो इस केस में जो जज है वो बेसिकली एनालॉजी के थ्रू ए केस के प्रिंसिपल्स को बी केस पर अप्लाई करने का प्रयास करेगा, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर लेगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स को कब डिसरिगार्ड किया जा सकता है। तो अगर एक प्रेसिडेंट को आपको इग्नोर करना है तो आपको ये साबित करना होगा कि जो पुराना फैसला है दैट इज अपोज टू वेल रिकॉग्नाइज्ड रूल ऑफ लॉ, यानी कि वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है तो इसलिए उसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कि आप ये साबित कर दें कि इट इज अपोज टू रीजन, यानी कि ये किसी भी तर्क पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए जो पुराना डिसीजन है उसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, आप ये साबित कर दें कि इट इज ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज ओवर टाइम, यानी कि जिस समय वो फैसला सुनाया गया था उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी, अब परिस्थिति कुछ अलग है, जैसा कि मैंने आपको बाचन सिंह वाले केस में बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन के प्रिंसिपल को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि उस समय सिचुएशंस अलग थी लेकिन अब सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, अब फंडामेंटल चेंज हो गया सर्कमस्टेंसेज में, इसलिए अब हम लॉ को उस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे और हम थोड़ा बहुत इनोवेशन कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आपको प्रेसिडेंट को इग्नोर करना है तो इन तीनों ग्राउंड पर आप प्रेसिडेंट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा प्रेसिडेंट है उसको जितने लंबे समय तक फॉलो किया गया है उसकी उतनी ही अथॉरिटी बढ़ जाती है, एज पीपल हैव लाइकली रिकॉग्नाइज देयर लाइफ अराउंड इट, क्योंकि लोगों की उस प्रेसिडेंट में आस्था जुड़ जाती है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। अब इस डॉक्ट्रिन को आपको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, क्योंकि भारत के लोग बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में वास्तविकता में विश्वास करते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, तो आप इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस, ओबिटर डिक्टा क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू।